हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6-12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और खुश होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। एवरीवन, सेकेंड पार्ट में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले एवरीवन, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था थोड़ा रिविजन कर लिया जाए। ओके, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ चुका है कि अंग्रेजों की नीतियों से भारतीयों में असंतोष बढ़ा। ठीक है, उसके बाद शिक्षा से लोगों में देशभक्ति की भावना जगी। फिर हमने पढ़ा रेल, प्रेस और टेलीग्राम के विचारों का आदान प्रदान बहुत तेजी से हुआ। और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना एओ होम ने की थी। कब? 1865 में। ठीक है, उसके बाद इसका उद्देश्य था भारत के लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। उसके बाद आया 1885 से 1905 आपका उदारवादी चरण, जिसमें नेता थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, जिसमें नेता बाल, जिसको बाल पाल लाल के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसका नाम है बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ठीक है, उन्होंने संविधान में सुधार और भारतीयों की नौकरी की मांगे रखी। उसके बाद उनका तरीका था शांतिपूर्ण निवेदन करना। ठीक है, उसके बाद आपका उग्र राष्ट्रवाद, जैसे कि बंगाल विभाजन, विरोध, बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन, स्वराज्य की मांग इत्यादि होने लगी 1905 से 1919 के बीच में। उसके बाद आपका वहां तक हम लोगों ने पढ़ चुका था। ठीक है, बंगाल विभाजन, विरोध, बहिष्कार वगैरह। अब हम लोग पढ़ेंगे 1919 से 1947 के बीच जन आंदोलन का दौर। ठीक है, इसमें जन राष्ट्रवाद का उदय होगा। इसमें महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है, उसके आंदोलन के बारे में, उनके आंदोलन के जो महात्मा गांधी जी के बारे में बताया गया है, उनके आंदोलन के बारे में बताया गया है। जैसे 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ, उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे दांडी यात्रा भी कहते हैं, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। इनका उद्देश्य था पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, और उसके बाद 1947 में हमारा भारत आजाद हो जाता है। 15 अगस्त 1947 आजादी मिलती है। एकदम संघर्ष, बलिदान और एकता के बल पे भारत को पूरी तरह से आजादी मिल जाती है 15 अगस्त 1947 को। तो एवरीवन, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने रिवीजन कर लिया, क्या पढ़ना है ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए अब एनसीईआरटी के भाषा में हम लोग पढ़ते हैं कि ताकि कुछ भी छोटा छोटा चीज हम लोग से छूटे ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यवसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ? पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार की रक्षा व्यय में भी भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीजों में भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे, जैसा कि आप अध्याय 6 में देख चुके हैं। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं जैसे जूट के बोरे, कपड़े, पटरिया की मांग बढ़ा दी और इन देशों में भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया और एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद ये समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही है। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में उपनिवेशी शासन का विरोध करने लगे और इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई और इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा
समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे। इससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी का आगमन। इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जननेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और वे वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिणी अफ्रीकी आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी जरूरतों और हालात को समझने लगे रहे। उन्हें शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट एवरीवन यहाँ पे देखिए, जैसे नटाल कांग्रेस के संस्थापक डबरन, दक्षिण अफ्रीका 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। क्या? नटाल कांग्रेस का। ओके, क्या आप चित्र में गांधी जी को पहचान सकते हैं? वो पिछली कतार के ठीक बीच में कोट और टाई पहने दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, कहीं अगर आपको दिख रहा है कहीं पे, देखिए ये है। सामने आए। इन आंदोलनों के मदद से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचित हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिली मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आइए अब 1919 से 1922 के बीच के आंदोलनों को कुछ गहराई से देखें। अब हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट सत्याग्रह के बारे में। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। और एवरीवन, ये रॉलेट एक्ट के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि कब होता है, तो प्लीज याद कर लीजिएगा जरूर। ये कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। देखिए यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। जलियांवाला बाग क्या है, यह किस तरह के अत्याचार हुए थे, ये अत्याचार कैसे हुए थे। ये एनसीईआरटी द्वारा 8th क्लास के बच्चे को वर्क दिया गया है, कैसे क्या हुआ था उसके बारे में पता करने के लिए। उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया और बैसाखी यानी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। किसकी उपाधि थी? नाइटहुड की उपाधि, ठीक है। और किनकी ये उपाधि थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी की लौटा दी। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। अब हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। ये 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था और भारतीय मुसलमान ये भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे।
गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वो पंजाब में हुए अत्याचारों यानी जलियांवाला हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरोध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज की मांग करे। उन्नीस सौ 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, C.R. दास जी, राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेज द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और 1920 से 22 के बीच में विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। अब हम पढ़ेंगे लोगों की पहल कदमी। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूह ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करें। खेड़ा, गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। घेराबंदी लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन को घेराबंदी कहते हैं। यहाँ पीड़ा का चिरंतन सिद्धांत गांधी जी का है, तो पढ़ते हैं। अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था? अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती है? इस बारे में गांधी जी का यह कहना है। और एवरीवन, ये यूपीएससी और जेपीएससी वगैरह में जब हम लोग मेंस लिखते हैं ना, तो ये सब बहुत काम में आती है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। प्रतिफल की मामूली सी भी इच्छाएं किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। यही अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से पीड़ा के अनंत सिद्धांत को सीख लिया है। इसका सकारात्मक आशय अहिंसा से है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि आपके साथ बुरा करने वालों के साथ भी नहीं। ये महात्मा गांधी ने कब लिया? 12 मार्च 1938 को। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांव में किसानों ने स्वराज्य का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। सिंध, मौजूदा पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत और संयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। ये आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूर ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते थे कि उस दौर पर बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा था। महंत यानी सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता और गैर कानूनी बेदखली यानी पट्टेदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना।
अब हम पढ़ेंगे जनता के महात्मा। इन उदाहरण के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह लोग गांधी जी की तरह एक तरह का मसीहा एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबों से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकराव के बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतीहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे और कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियां के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पाली, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है और कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्यवाही भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। एवरीवन, सेकंड पार्ट यहीं तक रहने देते हैं। ये चैप्टर थोड़ी लंबी है, ठीक है, तो थोड़ा आराम से पढ़ते हैं कि हमें याद हो जाए अच्छे से और समझ में आ जाए, ताकि हम लोगों से एग्जाम के एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, तो प्लीज एवरीवन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।